बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और उससे जुड़ी घटनाओं के अध्ययन में जितना महत्व चुंबकीय बल रेखाओं का है, उतना ही महत्व चुंबकीय फ्लक्स का भी है। अभी चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसे समझने के लिए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं कोई क्षेत्रफल A लेती हूँ जो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जिसे हमने A से दर्शाया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाया है और इस पर लंबवत क्षेत्रफल को हमने A से दर्शाया है। तो परिभाषा के अनुसार किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं और इसे हम फाई से दर्शाते हैं। और ज़्यादा स्पष्ट तौर पे लिखें तो हम इसे फाई बी से दर्शाते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स शब्द स्थिर वैद्युत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। वहाँ पे भी इसका नोटेशन फाई ही है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से दर्शाते हैं। परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि इस चुंबकीय क्षेत्र में तल किस प्रकार रखा गया है, तल लंबवत लिया गया है। और हम यदि देखें इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होता है, किसी भी तल पर क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है, यानी कि उसकी अभिलंब की दिशा में खींचा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस क्षेत्रफल के अभिलंब यानी कि क्षेत्रफल सदिश और इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दोनों ही एक समान है। यदि क्षेत्रफल लंबवत हुआ तो उसका सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा समांतर होगी, मतलब उनके बीच में कोई कोण नहीं होगा। उस कंडीशन में हमने फॉर्मूला लिखा फाई बराबर बी इंटू ए, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए क्षेत्रफल है। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र और इस रखे हुए तल के अभिलंब के बीच में कोई कोण हो, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ जो तल रखा है उसका अभिलंब ऊपर की ओर है और चुंबकीय बल रेखा इससे कुछ कोण बनाती हुई हैं। ये कोण हमने थीटा लिया है। अब इस कंडीशन में हम चुंबकीय फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? परिभाषा के अनुसार किसी भी क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इसके घटकों में बांटेंगे। ये चुंबकीय बल रेखा है, इसके दो घटक होंगे, एक इस दिशा में होगा और इस दिशा में होगा। जो अभिलंब की दिशा में घटक है वो कहलाएगा बी कॉस थीटा और जो इस तल के समांतर घटक है वो कहलाएगा बी साइन थीटा। तो हमको कौन सा घटक लेना है? जो तल के लंबवत है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो जाता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर b का कॉस घटक लिया है। और यदि इस सूत्र को मैं सदिश के रूप में लिखूं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश को भी दोनों को साथ लिखना चाहूँ मैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई b बराबर सदिश b डॉट सदिश a, क्योंकि इन दोनों सदिश के बीच में कॉस थीटा हमने लिया था, इसलिए ये दोनों के बीच में अदिश गुणन आएगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, क्योंकि ये बल रेखाओं की संख्या को दर्शाती है। अब बात करते हैं हम असमान चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स की। उस कंडीशन में हम छोटे छोटे क्षेत्रफल के अल्पांश लेंगे, स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे, ताकि उस जगह पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो एक समान हो। तो यहाँ पर यदि मैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटा सा अल्पांश लूँ क्षेत्रफल का, तो मैं उसको किससे दर्शाऊंगी? डी ए से दर्शाऊंगी। इस छोटे से अल्पांश से जुड़ा हुआ अल्प फ्लक्स, अल्प चुंबकीय फ्लक्स, इसको दर्शाया जाएगा डी फाई से। तो सूत्र अनुसार हो जाएगा डी फाई बराबर बी इंटू डी ए। डी फाई बराबर सदिश बी इंटू सदिश डी ए, जहाँ सदिश डी ए छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है। अब ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल के लिए
यदि हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो जोड़ा जाएगा। यहाँ सबको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं समाकलन का, क्योंकि समाकलन मतलब क्या होता है? योग होता है। तो यदि मैं इस पूरे क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा फाई बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सदिश बी डॉट सदिश डी ए। अगर सदिश के रूप में ना लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा अल्पांश क्षेत्रफल का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण है। अब बात करते हैं बच्चों हम अलग अलग स्थितियों की। हम दो स्थितियां देखेंगे जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत किसी क्षेत्रफल को कंसीडर किया है और किसी में समांतर कंसीडर किया है। किसमें चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा और किसमें चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होगा। यदि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री लिखती हूँ तो क्षेत्रफल किस प्रकार होगा? जनरली हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थीटा किस किस के बीच का कोण है? क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण है। तो जब मैं किसी भी क्षेत्रफल को उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखूंगी, जैसे कि इस चित्र में रखा है, तब इसका जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण 0 आता है। तो 0 रखा गया है तो 0 कोण है, इसका मतलब क्षेत्रफल लंबवत लिया गया है उन चुंबकीय बल रेखाओं के। उस कंडीशन में cos 0 का मान होता है 1। तो फॉर्मूले के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स बराबर होगा बी ए इंटू 1 और चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा फाई बी बराबर बी इंटू ए। इस कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और a का क्षेत्रफल का गुणनफल होगा और ये मान अधिकतम होगा। अब बात करते हैं हम दूसरी स्थिति की, जब हमने थीटा बराबर लिया है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्षेत्रफल कैसे लिया गया है? ये जो क्षेत्रफल है इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल का सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी तीव्रता के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री तभी होगा जब क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लिया जाएगा। इसके पैरेलल हम लोग ले रहे हैं। उस कंडीशन में cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होगा b इंटू ए इंटू 0 और फ्लक्स बराबर हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है जब क्षेत्रफल को समांतर रखा जाता है। वैसे भी परिभाषा के अनुसार हम चुंबकीय फ्लक्स को क्या लेते हैं? चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। तो क्षेत्रफल यदि समांतर होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा और क्षेत्रफल लंबवत होगा तो फ्लक्स अधिकतम होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम इस चुंबकीय फ्लक्स के मात्रकों की। हम दो पद्धति में इसके मात्रक देखते हैं। पहला तो एसआई पद्धति। इस चुंबकीय फ्लक्स के एसआई पद्धति में भी 2-4 मात्रक हैं और सभी मात्रक एसआई पद्धति के ही हैं। तो जो पहला मात्रक है वो है वेबर। वेबर बच्चों वेबर साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, इसलिए जब इसको हम अंकित करते हैं, दिखाते हैं, तो हम कैपिटल लेटर W से स्टार्ट करते हैं। जितने भी मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर दिए जाते हैं वो सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और बाकी सारे मात्रक स्मॉल लेटर से दिए जाते हैं। तो वेबर को हम दर्शाते हैं W कैपिटल लेटर में और B। अब इसके एसआई में अगले मात्रक को देखते हैं। यदि मैं सूत्र को देखूं तो फाई बराबर है B इंटू ए। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और A मतलब क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। एसआई पद्धति में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखें तो वो होता है टेस्ला।
और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। यदि मैं तीसरा मात्रक देखूं, ऐसा ही पद्धति में ही हम देख रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम दर्शाते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। टेस्ला की जगह हम न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिखते हैं। तो इसका तीसरा मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और ये तीनों ही मात्रक ऐसा ही पद्धति में हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के तीन मात्रक ऐसा ही पद्धति में हैं, वेबर, दूसरा है टेस्ला मीटर स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब बात करते हैं बच्चों सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम और एक्स। अब ऐसा ही पद्धति वेबर और सीजीएस पद्धति, मैक्सवेल में क्या संबंध है? यदि हम देखें तो एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की, यानी कि विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूले। सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखते हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए, तो हम बी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और ए का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। बी चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मात्रक हम लेते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल उसका मात्रक लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशनल फार्मूला और क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशनल फार्मूला लूँ तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। न्यूटन को यदि मैं डायमेंशनल फार्मूले में लिखूँ तो न्यूटन बराबर, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला होगा m, और त्वरण का होता है L(T-2). तो न्यूटन के जगह हम लिखेंगे mL(T-2). एम्पियर के लिए A लिखते हैं और मीटर के लिए लिखेंगे L। अब क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। A का डायमेंशनल फार्मूला होगा L स्क्वायर। अब यहाँ से हम L और L को कैंसिल करें तो फाई का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा m L स्क्वायर T-2। ये एम्पियर नीचे है, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा और ये हो जाएगा एम्पियर इन्वर्स। तो इस प्रकार फाई का डायमेंशनल फार्मूला बनता है m L स्क्वायर T-2 A-1। अब चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालते हैं। हम वैसे जानते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, पर चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार इसका मात्रक क्या होता है आगे देखते हैं सूत्र से। फाई बराबर होगा बी इंटू ए, तो बी बराबर होगा फाई अपॉन ए। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही पद्धति में कॉमनली यूज्ड मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अधिकतर इस मात्रक को हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने ली है एक तार, एक बैटरी, एक कुंजी यानी कि स्विच, और एक चुंबकीय सुई यानी कि मैग्नेटिक नीडल। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, जब इसको पृथ्वी के किसी स्थान पर छोड़ दिया जाए, इसके आसपास कोई चुंबक ना हो, तो ये हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है, एक दिशा में ठहर जाती है। वैसे यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रुकी हुई है, एक दिशा में ठहर चुकी है, यानी ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शा रही है। अब इस चुंबकीय सुई के पास यदि मैं कोई चुंबक लाती हूँ तो ये उसके क्षेत्र से प्रभावित होगी और ये डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये विक्षेपित होगी। पर यहाँ पर कोई भी चुंबक नहीं है, लेकिन जैसे ही इस तार में इस बैटरी की सहायता से धारा को प्रवाहित किया गया तो ये चुंबकीय सुई अपने आप ही विक्षेपित हो गई।
कुछ इसी प्रकार का प्रयोग सन 1820 में क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था। उन्होंने ये पाया कि जब तार में धारा को प्रवाहित किया गया तो ये चुंबकीय सुई अपने आप विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हो न हो इस चुंबकीय सुई का संबंध इस तार में बहती हुई धारा से है। इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए उन्होंने धारा की दिशा को उलट दिया, मतलब धारा की दिशा यहाँ पर विपरीत कर दी, और उन्होंने ये पाया कि इस चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उल्टा हो गया। मतलब पहले एक दिशा में धारा बहने पर जिस दिशा में सुई का विक्षेप था, अब विपरीत दिशा में धारा बहने पर सुई का विक्षेप भी उल्टा हो गया। तो वो इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि इस सुई का संबंध किससे है? उस बहती हुई धारा से। और यह भी पाया गया कि जब इस परिपथ में धारा को प्रवाहित नहीं किया गया तो चुंबकीय सुई भी पहले की तरह स्थिर हो गई, वही पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को दर्शाने लगी। इस बात से ये पुष्टि हो गई कि इस चुंबकीय सुई का संबंध बहती हुई धारा से है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। जब धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम जाने तो बाकी साइंटिस्ट लोगों के मन में ये स्वाभाविक सा प्रश्न आया, जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न की जा सकती है? और बस इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट ने इससे जुड़े कई प्रयोग किए। माइकल फैराडे ने कुंडली और चुंबक को लेकर, कुंडली मतलब एक कॉइल थी जो बंद परिपथ के रूप में थी, क्योंकि यदि धारा का अध्ययन करना है तो परिपथ को पूर्ण होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने कॉइल लिया और एक चुंबक लिया और उससे जुड़े कई प्रयोग किए, पर उन्हें कोई भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। लास्ट में वो हार कर उस चुंबक को फेंक दिए। जब उस चुंबक को फेंके तो चुंबक उस कुंडली के बीचों बीच जा गिरा। उस कुंडली से एक धारामापी जुड़ी हुई थी और उन्होंने ये देखा कि जैसे ही चुंबक को उस कुंडली के अंदर फेंका गया तो धारामापी में अपने आप विक्षेप प्राप्त हो गया, जबकि उस कुंडली में कोई भी विद्युत स्रोत, बैटरी या सेल नहीं जुड़ा हुआ था। फिर अपने आप उस धारामापी में विक्षेप कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि कोई भी धारामापी तभी विक्षेपित होता है जब उस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो। तब उन्होंने उस चुंबक को उठाया और उस कुंडली के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। उनके प्रयोग कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने कुंडली को धारामापी के साथ जोड़ा ताकि यदि उसमें कोई धारा प्रवाहित हो तो वो धारामापी से नोट कर लिया जाए। एक चुंबक लिया। अब चुंबक के उन्होंने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त हो रहा है। इसको और कंफर्म करने के लिए वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए, तो बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही उनको ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ। उस धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। और यदि वो चुंबक को स्टेशनरी रखे थे, स्थिर रखे थे, तो उस धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ। तो उन्हें ये निष्कर्ष निकालने में आसानी हुई कि ज़रूर इस गतिशील चुंबक का इस कुंडली में बहती हुई धारा के साथ कोई ना कोई संबंध है। फिर उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए चुंबक के ध्रुवों को पलट दिया। मतलब पहले नॉर्थ को पास लाया था और दूर लेके गए थे, अब उन्होंने चुंबक के साउथ ध्रुव को कुंडली के पास और दूर लाने का प्रयास किया। जब वे चुंबक के साउथ ध्रुव को कुंडली के पास लाए तभी भी धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन ये विक्षेप नॉर्थ को पास लाने के समय जिस दिशा में था उससे उल्टा प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं। दूर लेके गए तभी भी धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, और ये विक्षेप उसके विपरीत था जब साउथ ध्रुव को दूर लेके गए थे। इसका मतलब जब चुंबक को कुंडली के पास या दूर ले जाया गया तब उस कुंडली में विक्षेप प्राप्त हुआ। अब उन्होंने चुंबक को स्थिर रख दिया और कुंडली को ही चुंबक के पास या दूर लेके गए। इस स्थिति में भी उस धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ। जब कुंडली और चुंबक दोनों को भी एक दूसरे के पास या दूर लेके गए, मतलब दोनों के बीच में आपेक्षिक गति की गई,
तभी भी उस धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ। लेकिन जब कुंडली और चुंबक दोनों ही स्थिर थे तब उस धारामापी में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो उस कुंडली में बहती हुई प्रेरित धारा है वो किससे जुड़ी हुई है, उस चुंबक और उस कुंडली के बीच की आपेक्षिक गति से। चाहे चुंबक गति करे, चाहे कुंडली गति करे, चाहे दोनों ही गति करें, ऐसी स्थिति में उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही थी। जब दोनों स्थिर थे तो धारा का मान 0 था। और यह भी देखा गया जब उनके बीच में गति धीमे होती है, आपेक्षिक गति धीमे से हो, चाहे कुंडली धीरे से चले चाहे चुंबक धीरे से चले, तो धारामापी में धारा का मान कम होता है। और जब वो तेजी से गति करते हैं तो धारामापी में धारा का मान अधिक होता है, मतलब धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। बच्चों, यदि चुंबक कमज़ोर हो तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान भी कम होता है, मतलब धारा की प्रबलता कम हो जाती है। और चुंबक यदि शक्तिशाली होती है तो धारा की प्रबलता भी बढ़ जाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विवा बल उत्पन्न होता है। और यदि ये कुंडली बंद परिपथ हो, क्लोज्ड लूप हो, तो इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अच्छा बच्चों, इस प्रयोग में जब हमने देखा कि कुंडली या चुंबक आपस में गति कर रहे हैं तो किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। जब ये चुंबक पास आ रहा है तो हम देखते हैं यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो बढ़ जाती है। जब चुंबक दूर जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। चाहे कुंडली पास आए चाहे चुंबक पास आए, चाहे कुंडली दूर जाए चाहे चुंबक दूर जाए, जब ये दूर जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में कमी आती है, और जब ये पास आते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। और किसी तल से जुड़े चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब जब किसी भी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब उस कुंडली में प्रेरित विवा बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विवा बल के कारण उस बंद कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है।